जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पवन अग्रवाल जी, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल आरसी चड्ढा, रिटायर्ड कर्नल आरसी चड्ढा, आप दोनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। पवन अग्रवाल जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह अब सियासत से लेके सीमा तक कहीं एक भेद नजर आ रहा है, सर्वदलीय बैठक हो गई, एकजुटता का बयान जो आना चाहिए वो बयान भी आया है, लेकिन बावजूद इसके अब स्टैंड क्लियर कर दिया है। और आज जो 11 बजे से सुबह बैठक चल रही है, अभी तक बैठक चल रही है, उस पर कहीं सेना ने भी दो टूक कह दिया है कि 2 मई की स्थिति पे ही चीनी सेना को रहना चाहिए और उस वहां से उसको यथा संभव करना चाहिए उस चीज को। अब किस तरह से देखते हैं इसको? ये सियासत का मामला नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। जी इसमें कोई भी लोग सियासत करने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग पहले भी एक्सपोज हो चुके थे और आज भी दोबारा एक्सपोज हो चुके हैं। ये जो लोग पहले सवाल खड़ा करते थे पुलवामा अटैक के बाद, जब भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जाकर के आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया था, जी तब इन्हीं लोगों ने सबूत मांगे थे। आज जो ये कभी सवाल उठाते हैं बिना जानकारी के, इनको मालूम होना चाहिए कि चीन के साथ भारत की जो संधि थी, उस संधि के अनुसार बॉर्डर से 2 किलोमीटर तक कोई भी सैनिक किसी भी तरीके का हथियार लेकर के नहीं जा सकता था। भारत भी उसको ऑनर कर रहा था और चीन भी उसको ऑनर कर रहा था जी। अब ऐसी संधि होने के बाद उस पर यह सवाल उठाना कि बगैर हथियार के सैनिकों को वहां भेज दिया मरने के लिए, इन लोगों को ये शर्म नहीं आती, ना तो ये इनको जानकारी है कि इन्हीं के आकाओं ने ये संधि की थी। करेक्ट। ना कि भारतीय जनता पार्टी ने या वर्तमान सरकार ने जी। और वर्तमान नेतृत्व हर प्रकार से ये प्रयास कर रहा है कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आ पाए। ऐसे गंभीर समय में केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जिस प्रकार से ये बयानबाजी कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, इसकी घोर भर्त्सना करनी चाहिए। जी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि राहुल गांधी जी को 3 या 4 दिन के लिए सियाचिन में जाकर के देखना चाहिए कि हमारे भारतीय फौजी भाई वहां किन किन कंडीशंस में भारत माँ की रक्षा करते हैं। ये कोई इटली नहीं है, ये कोई फ्रांस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कर्नल आप साहब घूमने के लिए जाएंगे। बिल्कुल कर्नल साहब, आपसे जानना चाहते हैं, रक्षा मंत्री रूस की यात्रा कर रहे हैं, मॉस्को जा रहे हैं, चीन के मंत्रियों से नहीं मिलेंगे। इधर सेना ने अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया है कि 2 मई की स्थिति को वापस लौटना पड़ेगा। अब किस तरह देखते हैं, जब ये सारे स्टैंड क्लियर हो चुके हैं, दिल्ली की बिल्कुल स्थिति साफ है, सेना को खुली छूट है, किस तरह देखते हैं, नजारा क्या सामने नजर आ रहा है? बिल्कुल जी कर्नल साहब। कर्नल साहब जुड़ेंगे हमारे साथ। पवन अग्रवाल जी, जिस तरह अब एक स्टैंड क्लियर हो गया है, सारे स्टैंड क्लियर है, भारत सभी मोर्चों पर एकदम जवाब दे चुका है कि बिल्कुल संप्रभुता पर खतरा नहीं आने देंगे, कैसे होगा आगे? क्या परिदृश्य देखते हैं इन सब चीजों का? देखिए, अब तक के सारे जो डेवलपमेंट्स सीमा पर हुए हैं और भारत सरकार ने जिस प्रकार के एफर्ट्स किए हैं, उससे एक बहुत ही स्पष्ट संदेश चाइना नेतृत्व को मिल चुका है कि भारत को हल्के से नहीं ले सकते। किसी भी प्रकार की कोई भी हरकत यदि चाइना थल में, नभ में, वायु में
या जल में करने की किसी भी प्रकार का प्रयास करेंगे तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत की सेनाएं एकदम तैयार है। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और उसके लिए हमारी सारी सेनाएं तैयार हैं। बिल्कुल। पवन अग्रवाल जी, जिस तरह पहले एयर चीफ मार्शल ने दौरा किया, फिर इसके बाद अब सेना प्रमुख दौरा कर रहे हैं, तो कहीं एक और जिस तरह गिलगिट बाल्टिस्तान में कहीं फाइटर जेट की तैनाती हुई है, कहीं लगता है आपको कि भारत भी अब पूरे अपने मूड में है कि कहीं अब अगर कुछ करोगे तो उसका बदला भी चुकाने को भारत तैयार है? देखिए, भारत की जो पेशेंस का अंत था वो लगभग अब हो चुका है। क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान हम लोगों को पिछले लगभग 30 वर्षों से परेशान किए हुए है, और अब ये चाइना, और अभी ये छोटा सा देश नेपाल जिसको हम अपना छोटा भाई मानते हैं, जिसके साथ रोटी और बेटी का संबंध रहा है, आज ही की खबर है कि उन्होंने बिहार से लगती सीमा पर कुछ नदियों के ऊपर जो बांध बन रहे थे उसको रोक दिया है। और ये सब जो है वो चाइना की शह पर किया जा रहा है। क्योंकि चाइना का जो 60 से 70 साल पुराना जो एक प्लान था, उस प्लान के अंतर्गत ये लोग पूरे एशिया में और पूरे विश्व में अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने तिब्बत को कब्जा किया, अरुणाचल प्रदेश पर उनका निगाह है, भूटान पे, सिक्किम पर, बिल्कुल। और अब नेपाल। पवन अग्रवाल, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय नदी जल संधि का लगातार चीन उल्लंघन करता आ रहा है, ब्रह्मपुत्र से लेकर अब शोक नदी को भी रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इसको किस परिप्रेक्ष्य में माना जाए? कहीं इसका भी विरोध होना चाहिए, जो एक तरह से चीन लगातार अपने मन की करता है और किसी की नहीं सुनता है। जी देखिए, ऐसा है कि चीन तो एक बहुत बड़े प्लान के ऊपर आज से नहीं, लगभग पिछले 6 से 7 दशकों से काम कर रहा है जी। और उसके अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान करके पूरे इंटरनेशनल मार्केट पे कब्जा किया। जी। आप देखिए कि दुनिया भर की सारी कंपनियां, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, उन सब के प्रोडक्शन मैक्सिमम जो है वो चाइना में हो रहे हैं। तो आर्थिक रूप से उसने लगभग पूरे विश्व को अपने पंजे में जकड़ने का जो प्लान आज से 50-60 वर्ष पहले बनाया था, उस प्लान को आप देखिए, बिल्कुल उसने पूरी तरीके से लागू कर दिया। ये तो केवल अब कोरोना के आने की वजह से ऐसा हुआ है कि विदेशी कंपनियां जो चाइना में काम कर रही थी वो बाहर निकल आई, और उसके अतिरिक्त सामरिक दृष्टिकोण से दुनिया में जितने छोटे छोटे देश थे उन सबको इतना पैसा मुहैया कराया कि वो पैसा कभी वापस देने की स्थिति में नहीं थे। लिहाजा एक सोची समझी रणनीति के तहत उसने अपने सैन्य अड्डे वहां बना दिए और किसी न किसी रूप में चीन के सैनिकों को वहां स्थापित कर दिया। तो अब जाकर के जो चाइना का पूरा प्लान है वो एक्सपोज हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में केवल और केवल भारत ऐसा शक्तिशाली देश है जो चाइना के इस बढ़ते दुष्प्रभाव को कम कर पाएगा। नहीं तो उसने अमेरिका की भी नाक में दम तोड़ी, चाहे वो यूरोप की कोई कंट्रीज हो, लेकिन किसी ने कभी कोई विरोध नहीं जताया। जिस प्रकार का भारत ने अब विरोध किया है, इसकी तो आशंका भी चीन को कभी नहीं थी। आज जिस प्रकार से चीन का विरोध भारत में हो रहा है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं था।
बहुत लोगों ने आंदोलन चलाए, बहुत संस्थाओं ने चलाए, संगठनों ने चलाए कि चीनी सामान का बहिष्कार किया जाए, परंतु लोगों ने नहीं किया। चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, उसके लिए सारा सामान चाइना से आता था। लेकिन आज स्वतः लोगों ने इसका संज्ञान लिया है और देखिए किस प्रकार से उसकी होली जलाई जा रही है। बिल्कुल। तो ऑलरेडी चाइना इंटरनली काफी वीक हो चुका है, क्योंकि वहां की जीडीपी बहुत नीचे आ गई है, जॉब खत्म हो गए हैं क्योंकि कंपनीज ने अपने प्रोडक्शन यूनिट्स बंद कर दिए हैं। जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स थे चाइना के पास वो भी काफी खत्म हो गए हैं या कम हो गए हैं, जिसके कारण से चीनी कंपनियों ने काफी लोगों को अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया। आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो चीन अपने झूठे सपनों को हकीकत में बदल रहा है और पूरी तरीके से प्रयासरत है, हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करें तो वो रोड़े क्यों अटका रहा है, और कहीं अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप इस मामले में क्यों नहीं होना चाहिए? जिस तरह तमाम बातें हो रही हैं, जिस तरह दुनिया भर के देश परेशान है उससे, तो कहीं ये भी मांग होनी चाहिए भारत सरकार की तरफ से कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भी उसको बाहर किया जाए या उस पर कहीं कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। जिस तरह तमाम दुनिया भर में कहीं हठधर्मिता और अपनी एक दादागिरी चीन ने मचा रखी है, उसका जवाब तो चीन को मिलना चाहिए। तमाम देशों को इस पर एक नीति तो बनानी चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पर इसका विरोध बहुत प्रभावी रूप से शुरू हो चुका है। अमेरिका भारत के इस विरोध के साथ है, ब्रिटेन इसके साथ है, फ्रांस इसके साथ है, और जहां तक देखा जाए रशिया भी लगभग भारत का साथ दे रहा है। रशिया ने तो जितने यूएन दिया था जी, रशिया ने तो 62 में भी साथ दिया था, तब भी वो तो बिल्कुल बीच में रहा था, न्यूट्रल रहा था, और आज भी न्यूट्रल है। और जिस तरह रशिया से हमारे संबंध रहे हैं, लेकिन बात यह है कि चीन जिस तरह लगातार अपनी बातों, वो अपनी जमीन को तो अपनी मानता है लेकिन वो हमारी जमीन पर बात करना चाहता है, तो अब ऐसे इसको कैसे रोका जाए? हो ही नहीं सकता। देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलती की थी वो भारत में अब कभी नहीं हो सकती। 1 इंच तो बहुत ज्यादा है, हम 1 सेंटीमीटर जमीन नहीं देंगे, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो या नेपाल हो। हम अपनी जमीन का 1 सेंटीमीटर भी किसी को हड़पने नहीं देंगे। आपको लगता है ये स्थितियां क्लियर है? कर्नल साहब, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय नदी जल संधि का उल्लंघन चीन कर रहा है, जिस तरह ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने के लिए चीन ने षड्यंत्र रचा, अमेरिकी सैटेलाइट की तस्वीरों को झूठा बता दिया, भारत के विरोध को झूठा बता दिया, भारत ने जब विरोध किया तो उन्होंने अपना एक हलफनामा दे दिया कि हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, अब श्योक नदी पर भी ये कर रहा है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का चीन उल्लंघन करता है लेकिन उसको रोका नहीं जाता, उसको कैसे रोका जाएगा? देखो, ये चाइनीज हैं, ये 100 साल आगे सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म गेन नहीं सोचते। अब इन्होंने देखो इतने साल कभी किसी से लड़ाई नहीं ली, और इन सालों में, इन दशकों में उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी इकोनॉमी इतना स्ट्रांग बना रखा है, जैसे पवन जी बोल रहे हैं कि दुनिया भर की कंपनियां वहां चली गई। इनके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा हो गया, इतना एक्स्ट्रा पैसा हो गया है कि ये सबको खरीद रहे हैं। आप हैरान हो कि मुझे एक पोस्ट आई कि अमेरिका के जो हार्वर्ड, दूसरे यूनिवर्सिटी जितने भी हैं, उनके जितने प्रोफेसर हैं उनको $50,000 हर महीने उनको देते हैं स्टाइपेंड, ताकि वो चाइना के लिए काम कर रहे हैं, चाइना के लिए रिसर्च किया रही है। तो इन्होंने अभी क्या किया, जितने भी छोटे, जैसे पवन जी ने बोला था कि सब कंट्री को इतना लोन दे रखा है, वो ग्वादर पोर्ट ले लिया, और पाकिस्तान का आधा पाकिस्तान देखना इन्होंने खरीद लेना, क्योंकि इन्होंने इतना लोन दे रखा है, वापस कर नहीं सकते। और ये जो अच्छा भी कांग्रेस वाले बोलते हैं ना कि जी हमारी जमीन दे दी है, इनसे ये पूछना चाहिए कि 36,000 स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन वाला जगह है, वो इन्होंने
पाकिस्तान चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, उसके लिए आज तक क्यों नहीं बोले? नेहरू जी ने उस वक्त बोला नहीं जी वहां पर तो घास भी नहीं उगती, तो इसलिए चुप रहे हो। तो अभी तो ये तो मोदी साहब जब से आए हैं और इन्होंने क्या किया, आते सारे सबसे पहले रियलाइज किया कि हमें स्ट्रांग होना चाहिए। सब जगह देखिए पूरे बॉर्डर में बड़े से बड़ा रोड नेटवर्क बना रहे हैं। अभी इन्होंने जो डीबीओ पे जो IL-76 लैंड किया, जो कार्गो सबसे बड़ा हरकुलिस हवाई जहाज होता है कार्गो, वहां लैंड करके चाइना को हिला दिया है। और अभी वो गलवान पे जो बहुत बड़ा ब्रिज बनाया है, सड़कें बन रही हैं। तो ये मेरा मतलब पहले सड़कें होती नहीं थी, मुझे याद है हमारी पेट्रोल जाती थी 15 दिन लगते थे काराकोरम पास पे जाने पे। तो अभी तो वहां हर जगह पर इन्होंने सड़कें बना रखी है, नेटवर्क बना रखा है। तो उनको ये लग रहा है कि ये तो भाई हमारे से भी पावरफुल हो रहा है। अच्छा, फिर एक और बात है, यहाँ इसलिए झगड़ा कर रहा है, उसको मालूम है कि अगर ये क्या नाम है गलवान जो है, अगर इसमें जबरदस्ती कब्जा करूं या जो डीबीओ को अल्टीमेटली लूं, ये वेंटेज पॉइंट्स हैं, पूरा उनकी जो हरकतें नजर आती है हमारे को वहां से। और वहां से अक्साई चीन भी नजदीक है। अक्साई चीन बहुत बड़े अरबों खरबों डॉलर वहां खर्च कर रखे हैं, जो ये रोड बना रहे हैं वहां पर, क्या नाम है अल्टीमेट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और गल्फ तक ले जाना चाहता है वो। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, पर ओनली थिंग इज अभी उनके इंटरनल भी डिस्टर्बेंस बड़ी शुरू हो गई हैं। वहां पर एक बच्चा एक फैमिली का कॉन्सेप्ट है। ये जितने फौजी है ना, इन्होंने आज तक लड़ाई नहीं लड़ी, और ये सब एसी कल्चर वाले हैं। जैसे हमारे जवानों ने कैसे मारा इनको, पूछो कुछ नहीं। तो इनमें वो दम नहीं है। तो कहने का मतलब वो अंदर से जानता है। फिर उनके पेरेंट्स हैं जितने भी हैं, फैमिली वाले हैं, वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि इतने हमारे आदमी मर गए, तुमने बताया नहीं है। वहां एकदम से इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है जबरदस्त। तो ये अभी हमारी जो बातचीत चल रही है, वो इसलिए थोड़ा नीचे पड़ा हुआ है कि उसको मालूम है कि ये मुझे करना ही पड़ेगा। और जो अपोजिशन वाले जो बोलते हैं, एक तो इनको बिल्कुल अकल नहीं है, बिल्कुल ना इनको ग्राउंड रियलिटी पता होती है, ऐसे बस बकवास करना आता है। मुझे अफसोस आता है, सच कह रहा हूं मैं, कि कुछ नॉलेज नहीं है। और इनको एक हफ्ता वहां अगर रहेंगे ना, इनको मालूम पड़ना चाहिए किस तरीके से हमारे जवान रहते हैं। अब देखिए रातों रात इंडक्शन हुई है, वहां कोई क्या नाम है घर नहीं है, वहां प्रॉपर मकान नहीं है, तंबू, सर्दी में तंबू में पड़े हमारे जवान वहां पर। तो ये हमारा हिंदुस्तान का जवान ही वो रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जज्बा है, कहीं सियाचिन के ग्लेशियर पर खड़ा है। पवन अग्रवाल, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। तमाम आपने जिस तरह का 1 इंच भूमि कोई नहीं ले सकता, बहुत अच्छी बात है, पूरे देश का जज्बा है, पूरा देश इस बात के लिए अपने भीतर एक दृढ़ निश्चय रखता है। लेकिन जिस तरह अभी वर्तमान दौर में श्रीलंका से हम दूर हो गए, हम्बनटोटा जो वहाँ बंदरगाह है उसकी चाइना ने लीज कर ली, जिस तरह नेपाल से चाइना के रिश्ते नज़दीक आते जा रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान से तो लगातार उनका बिल्कुल बाप बेटे जैसा संबंध हो गया है अब, और बांग्लादेश से कहीं उसकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये जो विदेश नीति है ये कहीं इफेक्टिव नहीं हो पा रही है? विदेश नीति में कहीं हमें एक बार और एक रिवाइज करना चाहिए इसको? देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत चाइना ने छोटी छोटी कंट्रीज पूरे विश्व में छांट ली और उन सभी देशों को इतना पैसा मुहैया कराया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर कि वो उस बोझ के तले दब गए। अब उस बोझ से निकलने के लिए उन्होंने चाइना की सारी शर्तें मान ली जी। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं पाकिस्तान का, पाकिस्तान में जो CNPC जो इन्होंने योजना बनाई है उसमें मजदूर कम है और चाइना के सैनिक ज्यादा हैं। तो अल्टीमेटली क्या है कि चाइना को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि विश्व स्तर पर जहां आर्थिक रूप से उसने सभी यूरोपियन कंट्रीज को और अमेरिकन मार्केट्स को कैप्चर कर लिया है और भारत की भी मार्केट को लगभग कैप्चर कर लिया है आर्थिक रूप से, तो अब अगर भारत को सामरिक दृष्टिकोण से अगर झुकाना है तो उसके लिए उसके आसपास की जितनी कंट्रीज हैं वहां तक अपने पांव पसारने हैं।
तो वही उसने किया श्रीलंका में, नेपाल में, नहीं बांग्लादेश में नहीं, वही करने पवन जा रहा अग्रवाल है। आपसे ही जानना चाह रहे हैं, जिस तरह नेपाल से हमारे बहुत पुराने रिश्ते थे और कहीं चाइना ने एक अपनी कामयाबी दिखाते हुए उनसे नजदीकियां बढ़ा ली, तो ये हमारी नाकामयाबी नहीं है? हमें हमें नेपाल से नहीं अपने ये ना, रिश्ते मजबूत नहीं नहीं रखने चाहिए थे? देखिए, हम्म नहीं देखिए, इसको मैं नाकामी के रूप में नहीं देख रहा हूं। हम्म आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे स्ट्रेटेजिकल इश्यूज में हम्म बहुत ज्यादा पेशेंस रखनी पड़ती है। अरे सर, कितना पेशेंस आपको रखेंगे, ध्यान ये हो कि पेशेंस तो पता पाकिस्तान है। ने हम्म जब पुलवामा पर अटैक हुआ हम्म तो उसके दूसरे दिन हमने बालाकोट पे हमला नहीं किया था। हम्म इसी प्रकार से जिस प्रकार ये नेपाल अब जिस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, हम्म ये हमारी विदेश नीति की नाकामी नहीं है, हम्म केवल चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर के। हम्म और ये नेपाल को अच्छी तरीके से मालूम है हम्म कि यदि आज भारत सख्त स्टेप्स उठा ले हम्म तो नेपाल में आलू भी 200 रुपए किलो में मिलेगा। हम्म कहाँ जाएगा नेपाल? नेपाल के अब पास अब मेरा आपसे एक सवाल है कि कोई ये जो रास्ता नहीं है। पवन अग्रवाल, मेरा आपसे सवाल है, ये जो सियासी घमासान बचा हुआ है और ये कहीं एक जो सियासी एकजुटता है, तमाम राजनीतिक दल अपना वर्चस्व दिखाने के लिए आतुर हैं, उनको अपना वर्चस्व भूल जाना चाहिए और सत्ता पक्ष और विपक्ष को इस समय राम और लक्ष्मण की भूमिका में होना चाहिए, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहे। देखिए, राम तब तक ही है जब तक लक्ष्मण लक्ष्मण है। हम्म अगर लक्ष्मण अपना रोल भूल जाएगा हम्म तो राम परवाह नहीं करेंगे। हम्म आज हम 2020 में बात कर रहे हैं। जी। ये जितनी विपक्षी पार्टियां जिस प्रकार के सवाल उठा रही हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि कहीं आप ये संदेश दे रहे हैं कि हम लोग एकजुट नहीं हैं। आपके संदेश से भारतीय सेनाओं का मनोबल कहीं नहीं गिरेगा। हमारी सेनाएं उसी तरीके से मजबूत हैं बिल्कुल, जो आपके इन बयानबाजी से पहले थी और आज हैं और आगे भी रहेंगी। और वर्तमान नेतृत्व में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी आक्रमण को रोकने की क्षमता रखती है और अपनी सीमाओं का पूरी तरीके से सुरक्षा कर सकती है। आपको जो बयानबाजी देनी है आप करते रहिए। हमारी सेनाएं, हमारे सैनिक भारत माता की उसी प्रकार से सेवा करते रहे हैं, करते रहेंगे। बिल्कुल और कर्नल आप साहब, लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं। बिल्कुल कर्नल साहब, जिस तरह स्टैंड क्लियर कर दिया है और जिस तरह साफ साफ संदेश दे दिया है भारत ने कि अब संप्रभुता के मामले में भारत बिल्कुल भी किसी की कोई बात नहीं सुनेगा और पीछे नहीं हटेगा। अब इस बात से ड्रैगन को ये बात समझ में आ गई होगी कि भारत से मुकाबला कैसे किया जाए। नहीं, वो वही देख रहा है कि हिंदुस्तान में पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया। एक तो चाइनीज गुड्स को अबंडन करो और दूसरा फिर सब एक हो गए हैं। अच्छा, इसलिए देखो सभी स्टेट्स ने अपने अपने जितने भी चाइनीज प्रोजेक्ट सबको कैंसिल करना शुरू कर दिया है। हालांकि चाइना को इतना फर्क नहीं पड़ेगा इकोनॉमिकली, लेकिन साइकोलॉजिकल बहुत बड़ी बात है ये जी। और क्या नाम है, जो जिस तरीके से पंगा सब जगह ले रहा है, उसने सोचा कि हम बिल्कुल जैसे पहले यस सर नो सर करते थे, हर बात मान लेते। 36,000 किलोमीटर ले लिया उसने, हमें कुछ नहीं बोला, हम कुछ बोला नहीं। और क्या नाम है, उसने सोचा हम ये दो मोदी साहब भी ऐसे होंगे, लेकिन नहीं। मोदी साहब ने तो इमीडिएट रिएक्शन किया, सारी फौजों को आगे भिजवा दिया, मिसाइलें भिजवा दी, टैंक भिजवा दिए, हवाई जहाज भिजवा दिए। तो वो अंदर से घबरा गया है, ये पंगा जबरदस्त है और ये पंगा उस वक्त ले नहीं सकता इस वक्त। फिर देखिए अमेरिका भी हमारे साथ है, हालांकि रशिया जो है वो शुरू से हमारे साथ था, लेकिन इस वक्त चाइना ने इतना पैसा उसको दे दिया रशिया को, पूछो कुछ नहीं। वो भी थोड़ा सा अभी हमारे खैर दोस्ती हमारे अभी है, वो अभी पैचअप कराने की रशिया कोशिश करेगा हमारे लिए। और वहां हुआ जितना भी रशिया का ऑयल है ये चाइना खरीदता है इस वक्त। तो हर कंट्री अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखता है, लेकिन फिर भी इस वक्त हम कहते हैं हमने अपना स्टैंड लेना है और मोदी साहब ले रहे हैं। और ये जो मैं तो बोल रहा हूँ, क्या बोलूँ, भौंकते तो भौंकने दो, जितने भी जो बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज पर जुड़ने के लिए। जिस तरह लगातार पवन अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।